हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का एनसीईआरटी विज्ञान, जिसमें से हम देखेंगे मॉडल पेपर। मॉडल पेपर का यह सेट 4 है। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने सेट 1, 2, 3 कवर कर लिया है। अगर आपका ये टॉपिक कंप्लीट है तो आप अपना इसका क्विज समझ कर सॉल्व करेंगे और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपके 40 प्रश्न में से कितने सही हुए। देखिए, जितने भी मॉडल सेट है एक दूसरे से रिलेटेड है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा दिया जाता है, बाकी बात क्वेश्चन वही रहते हैं जो आपने पढ़ा है। टोटल सब्जेक्ट के अनुसार, सिलेबस के अनुसार जो भी सब्जेक्ट पढ़ने थे हमने सारे आपके सारे पढ़ा दिया है और सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज में प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। देखिए, आपतित किरण क्या होता है, जो किरणें आती है उसे आपतित किरण, परावर्तित किरण जो किरणें जाती है उसे परावर्तित किरण। ये एरो दर्शा रहा है आ रहा है, ये एरो दर्शा रहा है जा रहा है। तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का। अब इसके ऊपर हम एक अभिलंब डालेंगे तो ये कोण और ये कोण, दोनों कोण क्या कहलाएगी, बराबर कहलाएगी। ये आपतित किरण के दौरान बनेगा आपतन कोण और ये परावर्तित किरण के दौरान बनेगा परावर्तन कोण। तो अभिलंब डालने के बाद ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर भागों में बढ़ जाएगा। मतलब 90 को अगर बराबर में भागेंगे तो ये कोण 45 डिग्री और ये कोण 45 डिग्री। तो परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों 45-45 होंगे। हमें पूछा है परावर्तन कोण कौन सा होगा, परावर्तन कोण क्या होगा, तो वो होगा 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप एक बार इसे डिटेल में पढ़ लीजिए। अगर आपके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं, सारे के सारे वीडियोज प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, यदि f का मान यानी कि फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है तब r का मान क्या होगा, त्रिज्या निकाले बोला है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अभी दीजिए, इसका आंसर हम लास्ट में बताएंगे। 4 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे, किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे उसका सीधा व आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, ऐसा एक ही कंडीशन में होता है, ध्रुव और फोकस के बीच में रखा हो तब। आप अगर बुक को पलटाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा फारे फार, ठीक है। हमने आपको कहा है कि चार्ट आप रख लो, जितने भी फिगर है वो आप कर लो, लेकिन आप सुनते नहीं है। बार बार उन्हीं में से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, ठीक। ध्रुव को P से डिनोट करते हैं और फोकस को F से डिनोट करते हैं। दोनों के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और सीधा भी बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ये एक ही कंडीशन में होता है उत्तल दर्पण में, सबसे लास्ट वाले कंडीशन में, छठा में। 5वां नंबर प्रश्न है यहाँ पे, उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है, किस वस्तु में किया जाता है। ये प्रश्न हमने आपको बार बार कितने बार पढ़ा दिए हैं। तो गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ड्राइवर के, आप 10 चक्का गाड़ी देखे होंगे, इसको ड्राइवर जहाँ बैठते हैं उसके बगल में देखिएगा एक दर्पण लगा हुआ रहता है, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। थोड़ा सा कर्व टाइप का रहेगा, ऐसे गोल टाइप का रहेगा। 6ठा नंबर प्रश्न है, जल में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। प्रकाश की किस घटना को यह दर्शाता है। तो वह दर्शाता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यह क्रिया जो होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। सिक्का जब हम डालेंगे बाल्टी में, पानी भरे गिलास में, तो थोड़ा सा ऊपर उठा दिखाई देगा। 7 नंबर का प्रश्न है, लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पक्ष से विचलित नहीं होती है। तो वो होती है वक्रता केंद्र पर। कहाँ होती है, वक्रता केंद्र पर। और ये एक ही कंडीशन में होता होगा, जैसा आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक ही कंडीशन में होता है। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे जो आप दर्पण देख रहे हैं, उत्तल लेंस आप देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं। यहाँ इसका बिंदु, अगर किरण को यहाँ पे मारेंगे तो ये सीधा निकल जाएगा, कभी वापस नहीं लौटेगा। चलिए फिगर में हम देख ही लेते हैं ये कहाँ पे है। सो देखिए, ये जो होता है एक ही कंडीशन में होता है। ये रहा आपका उत्तल लेंस और यहाँ पे क्या होता है, ध्रुव पे अगर कोई किरणें आती है तो वो जो है सो वापस नहीं जाती है, यहीं पे आके डायरेक्ट इसमें घुस के चला आएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे वापस नहीं गया। लेकिन और यहाँ भी देख लीजिए, उत्तल में भी और अवतल में भी। लेकिन अगर सेकंड नहीं समझ में आया, सेकंड कंडीशन देखिएगा, यहाँ से समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, जितने भी लेंस हैं, अगर जहाँ पर भी हम यहाँ पर प्रकाश की किरणें मार रहे हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ लौट रही हैं, मुड़ जा रही है। ऐसे यहाँ ऐसे इधर मुड़ गए, यहाँ आया ऐसा मुड़ गया, यहाँ पे अगर आएगा तो ऐसे मुड़ गया, है ना, यहाँ पे आया ऐसे मुड़ गया। सेम प्रकार से और देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर किरणें मार रहे हैं ऊपर की ओर, यहाँ तो ऐसे मुड़ गया। तो सब में क्या होता है ना, मुड़ जाता है। लेकिन एक लौता कंडीशन इसी में है, अगर ध्रुव पे मारेंगे तो कहीं मुड़ेगा नहीं, वो सीधा सीधे निकल जाएगा। और यही हमें पूछा गया था, ठीक है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ आया होगा। सारा कुछ बुक में दिया हुआ है, अगर आप बुक को पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपके 38 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता 40 में से।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्र करता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 9वां नंबर प्रश्न है, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है यहाँ पे परितारिका, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है। ये हिंदी वर्ड है परितारिका, इसे कहते हैं आइरिस, इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइरिस। अब ये आइरिस किसे कहते हैं, परितारिका किसे कहते हैं? जो प्रकाश को नियंत्रण करता है भाई। आइए एक नज़र उसे भी हम देख लेते हैं, आखिर ये है क्या चीज़ भाई, गजब बात। ये है हमारा आँख, ये पूरा आँख का पोर्शन आप देख रहे हैं, पुपिल, आईलिड, स्क्लेरा और लिम्बस। तो यहाँ पे आइरिस यानी कि परितारिका से हमें मतलब है, और ये है आपका रेटिना जो काला भाग दिखाई दे रहा है, जिसे हम लोग पुपिल भी कहते हैं। और ये जो ब्लू आपको दिख रहा है, ये ब्लू ब्लू, ये है आइरिस, यही है परितारिका। जब भी हमारे आंखों में रोशनी पड़ती है अचानक, तो यही जो है सो प्रकाश को एडजस्ट करती है कम और ज़्यादा। आप अगर रूम के अंदर अचानक चले जाएंगे तो रूम अंधेला दिखाई देगा, और जैसे अचानक बाहर आएंगे तो आपको आँखें चौंधिया जाएगी, है ना, फिर बाप रे कैसे कैसे करने लगते हैं आप। तो यही है परितारिका, और यही प्रकाश की किरणों को समायोजित करती है, कम और ज़्यादा करती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे हम। 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? तो सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। इससे अपोजिट एक क्वेश्चन पूछा था पिछले वाले सेट में कि सामान्य नेत्र का अनंत बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है? तो वो होता है अनंत। लेकिन सामान्य पूछे, सामने पूछे, निकट पूछे तो 25 सेंटीमीटर। 11 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब की प्रकृति बनती है वो कैसी होती है? तो सबसे पहले आप बता दें, रेटिना पर प्रतिबिंब बनती है, एकदम बीच वाले भाग में हमारा प्रतिबिंब बनता है। कोई चीज़ का, वस्तु का प्रतिबिंब बीच में बनता है, और वो बनता है उल्टा और वास्तविक। तो उल्टा और वास्तविक कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, जरा दूरदृष्टता होने का क्या कारण है? तो वो होता है नेत्र गोलक का घट जाना, सॉरी समंजन क्षमता का घट जाना। अगर समंजन क्षमता आपका घट गया तो वो क्या होगा? जरा दूरदृष्टा आपका रोग हो जाएगा। ये जरा दूरदृष्टा क्या है भाई? देखिए इस कंडीशन में क्या होता है ना व्यक्ति को पास की वस्तुएं दिखाई देती है, न दूर की वस्तुएं दिखाई देती है। ऐसे कंडीशन को कहते हैं कि अरे आपको ना जरा दूरदृष्टि रोग हो गया। जैसे देखिएगा आपके दादाजी दादी जी, अरे बेटा ये ला दो, अरे बेटा क्या है रे बेटा, चश्मा दो, चश्मा दो, मेरा दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, उसे दूर की वस्तु दिखाई देती है ना पास की। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं डॉक्टर लोग? उसे देते हैं द्विफॉक्सी लेंस। कौन सा लेंस? द्विफॉक्सी लेंस देते हैं। लो दादी अम्मा द्विफॉक्सी लेंस लगा लो, जो भी उम्र बचे हैं उसमें से अपनी ज़िंदगी जी लो। ऐसा नहीं मेरे भाई, अपनी ज़िंदगी में उन्हें बहुत ऐश-मौज की है, और सच्चाई ये है एक दिन हमें भी उस कंडीशन में जाना है। क्या बोल रहे हो सर, हमें तो अभी नहीं जाना है? अरे यही सच्चाई है, और इस सच्चाई को आप एक्सेप्ट करो और इस सच्चाई को छोड़ो मत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, और यहाँ पे 12 हो गया। 13 है, अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाता है? देखिए नेत्र की फोकस क्षमता एक होती है जिसे वह समायोजित करती है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। इसमें होता क्या है, जब भी हम कोई वस्तु को देखते हैं, जो लाइट वाली वस्तुएं होती है उसमें हमारी आंखें जो है सो थोड़ा सा चुंधियाल टाइप की हो जाती है, ठीक है, जिसे अपनी भाषा में कहता है अरे आँख तो मेरे चुंधिया गया। तो उस कंडीशन में क्या कहता है, आँखों को एक हमारा पावर मिला है जिसे हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। बुक को आप पढ़िएगा तो पूरा का पूरा आपको डिवाइड करके वहाँ पे बता दिया जाएगा, बुक आप जरूर पढ़िएगा एक बार। तो दूर की वस्तुएं जब भी हम देखते हैं तो वो क्या करती है, आँखें थोड़ी सी एकदम बड़ी होकर के दूर की वस्तुएं हमें दिखाई देती है, समंजन क्षमता कर लेती है, और जब भी हम पास की वस्तुओं को देखते हैं तो नॉर्मली देख लेती है। तो ये अब बुक को पढ़ेंगे पूरी समझ में आ जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी अभिक्रिया संतुलित है? तो ये प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे, लास्ट में इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। सारे के सारे प्रश्न आसान है इसलिए हमने कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए बोला है, चुपचाप दीजिएगा आप। दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो यहाँ पे हमने आपको कहा है कि ऑक्सीजन जिसके साथ जाके जुड़ेगा वही हो जाएगा उपचयन, और जिसके साथ छोड़ेगा वही हो जाएगा अपचयन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जाके किसके, हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया यहाँ पे, उपचयन हो गया।
और कॉपर, कॉपर के साथ चूंकि ऑक्सीजन छोड़ रहा है इसलिए कॉपर यहाँ पे अपचयन हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इसके साथ क्या है, ओ रखा दिया है ना, ओ नहीं होगा, यहाँ पे H2 और Cu होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में जो है सो इस कथन के अनुसार गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले बोला है उपचयन उसके बाद अपचयन। तो उपचयन यहाँ पे हो रहा है कौन, हाइड्रोजन, और अपचयन कौन हो रहा है यहाँ पे, कॉपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है, आपका कार्बन है और प्लस O2, तो ये क्या बन जाएगा CO2। तो इधर वाले जो पदार्थ होते हैं उसे कहते हैं अभिकारक, और इधर वाले जो पदार्थ होते हैं उसे कहते हैं उत्पाद। जब आपने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पढ़े हो, रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित समीकरण, तो उसमें आपने पढ़े होंगे कि इधर वाले प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं अभिकारक और इधर वाले प्रोडक्ट को कहते हैं उत्पाद। तो अभिकारक जो है सो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान का क्या होता है? तो वो होता है बराबर। समझ में आ रही बात? जैसे इधर है कार्बन प्लस O2, तो ये हो जाएगा क्या, CO2। बात का मतलब ये है, इधर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, इधर O2 है और इधर भी O2 है। इसीलिए बोलता है संतुलित कीजिए, जो समीकरण आपको दे रखे हैं रासायनिक के रूप में उसे संतुलित कीजिए, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है कि दोनों तरफ बराबर होते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, CH4 प्लस 2O2 एरो CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए ऊर्जा से ही हमें पता चल जाता है कि जिस भी क्रिया में ऊर्जा या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसलिए ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। A प्लस अम्ल प्लस लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, उपरोक्त समीकरण में A क्या है? तो उपरोक्त समीकरण में यहाँ पे कार्बोनेट हो जाएगा, इसका राइट आंसर। कार्बोनेट कैसे हो जाएगा सर, समझिए। देखिए यहाँ है लास्ट में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर एक जगह पे अम्ल रखेंगे तो अम्ल और अम्ल अभिक्रिया नहीं करेगा, ये खत्म हो जाएगा। अम्ल के साथ अगर यहाँ पे क्षार रख देंगे तो अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करेगा तो वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा, जो कि इधर है नहीं। और अगर क्षार को रखेंगे तो फिर वही चीज़ है जो बी में है और जो सी में है, इसीलिए हम यहाँ पे कार्बोनेट रखेंगे, यानी कि CO3 रखेंगे। ठीक, तो CO3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो पाएगा? नीला पत्र डालेंगे तो लाल करना है, मतलब अम्ल से मतलब है, ठीक, लाल नहीं होना चाहिए। तो ये अम्ल है, और आपका HNO3 ये भी अम्ल है, CH3COOH ये भी अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये अम्ल नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि बोला लाल नहीं होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें ये क्षार है, इसमें अगर आप डालेंगे तो लाल नहीं होगा। 21 नंबर प्रश्न है, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? तो देखिए जल का सूत्र क्या होता है, सिंपल वे में आप जानिए, जल का सूत्र होता है H2O, और अगर आप पूरा नज़र दौड़ाएंगे तो मात्र ऑप्शन नंबर सी में ही H2O आपको दिखाई देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का प्रयोग किया जाता है? देखिए जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निरमा का प्रयोग किया जाता है, सरफ का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। जी हमारे भाई देखिएगा, कपड़े वपड़े धुलते नहीं है जल्दी से, आप उसमें क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड मिला, सोडियम कार्बोनेट मिला देते हैं, सरफ मिला देते हैं, ताकि वो जो जल है वो चिकना हो जाए और जब भी कपड़े के ऊपर हम उसको डालें तो वो तुरंत साफ हो जाए, इसीलिए हम उस पर डाल देते हैं सोडियम कार्बोनेट। वो क्यों डालते हैं, ताकि उसकी कठोरता दूर हो जाए और हमारे कपड़े अच्छे से धुल सके। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि, देखिए जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और देखिए जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे ना तो वो क्या करेगा, H+ आयन उपस्थित रहेगा उसमें, ठीक, H+ आयन याद रखिएगा, H+ आयन। अगर जल और HCl, हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl, जल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अगर मिलाएंगे तो उसमें पहले से क्या हाइड्रोजन प्लस आयन उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हलवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ABCD
का पीएच मान क्रमशः 2, 4, 7, 14 है, यह पदार्थ में से कौन क्षारक है? तो हमने आपको बताया था 7 से जितने भी नीचे वाले हैं अम्ल कहलाएंगे, 7 से जितने भी ऊपर वाले हैं क्षार कहलाएंगे, और पूरा पूरी जो 7 है वो उदासीन कहलाएंगे। तो यहाँ पे 14 क्या है? क्षार है। और 14 क्या नंबर में? ए, बी, सी और डी। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये क्षारक है भाई। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है? तो इसमें वियोजन अभिक्रिया हो रही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को हमने पीछे भी करवाया है, जो बच्चे पुराने होंगे वो जान रहे होंगे। अच्छा, जो अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की मोटिवेशन वीडियो और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है, जो कि 10 क्लास के और 9 क्लास के स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए छठा प्रश्न देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न में है, भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कौन जैव प्रकार उत्तरदायी है? तो वो होता है संवहन। क्या होता है? संवहन। संवहन जो है सो ये उत्तरदायी होता है भोजन को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल तो पक्का चाहिए, ये कंपलसरी है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 एकदम पक्का कंपलसरी, ये नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण हो भी नहीं करेगा। एक यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल और एक हरित लवक। जो भी हरे पत्तियों में हरा रंग का जो पिगमेंट पाया जाता है उसे कहते हैं क्लोरोफिल या हरित लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट। लेकिन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है सो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद बनती है, पहले नहीं रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? तो मनुष्य में प्राणी समभोजी पोषण होता है, स्वपोषी होता है, पादप में परजीवी होता है, अन्य प्रकार के जंतुओं में वृत्तजीवी होता है, कवकों में। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायित्व है? तो वसा के पाचन के लिए यहाँ पे लाइपेज जो है सो एकदम 1 नंबर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहाँ होता है? तो वो होता है कोशिका द्रव्य में। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन कौन करता है? तो भोजन का संवहन तो वो करता है फ्लोएम, और बोलता है जल का संवहन तो करता है जाइलम। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। किधर भागा रे PDF? अरे पढ़ाने तो दो, अरे तुरंत भागने लगते हो भाई। किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए किस प्रक्रिया का आवश्यक है करना चाहिए, किस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए जनन। अगर अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो जनन उसको करना ही पड़ेगा, इसको कोई उपाय नहीं है, और ये तो शौक से करते हैं भाई लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेंगे। क्वेश्चन नंबर, किधर गया? बहुत जिधर तिधर चला जाता है तो तुरंत तुरंत। क्या बात है भाई, आगे खुद पढ़ लेंगे क्या? नहीं सर आप ही पढ़ा दो। अरे आप ही पढ़ा दो सर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। हो गया ये। और अब हम चलेंगे 29 नंबर प्रश्न में, जो कि है वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? लाइपेज हो गया। 30 नंबर प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर प्रश्न, पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन कौन करता है? फ्लोएम, ये भी हो गया। किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है? जनन, ये भी हो गया। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कायिक प्रवर्धन के लिए। हमने आपको पिछले वीडियो में ही कहा था जितने भी फिगर है आप उसे रट लीजिए, याद कर लीजिए, आराम से देख लीजिए, क्योंकि हर बार हर एक सेट में एक फिगर पूछ रहा है और हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछे। ठीक, तो यहाँ पे इसका कायिक प्रवर्धन इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये पूरे बुक वाला दे दिया है, तो आप इस बात को समझो कि क्वेश्चन आखिर बन कहाँ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बीज में भ्रूण होता है जो उत्पन्न परिस्थितियों में नवोविध पौधों में विकसित हो जाता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रम को कहते हैं अंकुरन। समझ सकते हैं क्वेश्चन को पढ़ के आप अपने से। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर है यहाँ पे, गर्भाशय की किस भाग को निषेचन होता है? किस भाग में निषेचन होता है? गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? तो अंडाशय में नहीं होता, ग्रीवा में नहीं होता, प्लेसेंटा में नहीं होता, डिंब वाहिनी में जो है सो निषेचन होता है। ठीक, अब ये निषेचन क्या है, युग्मनज क्या है, ये सब सारे वीडियोज में हमने आपको बता दिया है। आप वहाँ से एक बार लेक्चर देख लीजिए, स्पीच रेट को बढ़ा के देख लीजिएगा। हो सकता है आपको आवाज़ स्लो लगे तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, तो आप स्पीच रेट को बढ़ा देंगे। ठीक है, यूट्यूब में एक क्वालिटी दिया है कि अगर आपको धीरे लग रहा है ना तो वीडियो बढ़ा के देख सकते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर
36 नंबर में है, जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? जल यह एक अनवीकरणीय संसाधन है? नहीं, ये असत्य नहीं है। इसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है? एकदम नहीं। इस संयंत्र के निर्माण से पारिस्थितिक का तंत्र नष्ट हो जाता है। तो देखिए ये जो है ना, यहाँ पे बोला है सत्य, यहाँ पे एक्चुअली होता है असत्य। इसमें गोबर गैस का उपयोग किया जाता है, तो ये भी जो है सो गलत है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, षड्यंत्र निर्माण में पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हाँ नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं हैं? तो सौर सेल के उपयोग जो है सो उसमें सीमाएं हैं कुछ कुछ। यह अत्यधिक महंगा है। बाकी देखो तीनों के तीनों सही है, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा क्या सीमा है? तो वह अत्यधिक महंगा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा है? तो देखिए सीएनजी का अगर आप उपयोग करते हैं ना, तो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। एलपीजी में थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन सीएनजी का पढ़ते हैं तो कोई भी नुकसान नहीं होगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विड प्राकृतिक गैस, ऐसा आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा है? तो ये सीएनजी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, और ये सेशन का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग हुआ है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल विद्युत संयंत्र, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी का आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर बार जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको पहुँचे और आपको मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।